तो वैसे स्कूल से तो आपको टाइम टेबल मिल ही गया होगा, लेकिन उसमें रूल्स रेगुलेशन आपको मिला नहीं होगा। तो आप कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे वो मैं पहले बता देती हूँ। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्रोम के ब्राउज़र में। ये देख सकते हैं मेरा क्रोम का ब्राउज़र है यहाँ पे आपको टच करना है। मैं इसे थोड़ा टेढ़ा कर देती हूँ हॉरिजॉन्टली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं CISE.org। यही लिख करके आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट मिल रहा है यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। आप फर्स्ट में कुछ स्क्रॉल होता हुआ देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये ICSE क्लास 10 ईयर 2025 एग्जामिनेशन टाइम टेबल, ठीक है। बस इसी में आपको टच कर देना है। जैसे आप इस पर टच करोगे ना, कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपको, मतलब ICSE टाइम टेबल विथ इंस्ट्रक्शंस। तो इसको बस आपको डाउनलोड कर लेना है, राइट। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है तो सीधे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे मैंने इस PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन को क्लिक कर देना है। डाउनलोड क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। मुझे ड्राइव में ओपन करना है तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये जो पूरा है ये ना 6 पेजेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जो हमारा टाइम टेबल है वो देख सकते हैं ये 6th पेज पे है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ईयर 2025 एग्जामिनेशन। यहाँ पे एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है। फर्स्ट में आपको डे एंड डेट देखने के लिए मिल जाता है, सेकंड में आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड उसके बाद में थर्ड में आपको सब्जेक्ट्स कौन से वो देखने मिल जाते हैं, एंड लास्ट में आपको मिल जाता है ड्यूरेशन की, वो कितने घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैथ्स और हिंदी है वो 3 घंटे की होती है, तो 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर लिखने के लिए। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं, और कुछ कुछ है जो 3 आवर्स के भी होते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना वो तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 6 पेजेस है जैसे कि मैंने बताया, तो सारे की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जो मेन रूल्स होते हैं ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से होने वाला है। तो जो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए है वही बताऊँगी। तो आपके लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए चीज़ें शुरू हो जाती हैं यहाँ से। तो देख सकते कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पढ़ के नहीं बता रही, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में क्या क्या कहा गया है और आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ICSE में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट पहले पहुंचना है। यानी मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 11 बजे शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 10:30 तक एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर जाना है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से यूं ही बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपका पेपर जमा ना हो। यानी कि सारे बच्चों का पेपर जब तक जमा नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ नहीं सकते। थर्ड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी मैप की ज़रूरत है या फिर कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो आप एग्ज़ामिनर को बताएंगे, यानी कि जो सुपरवाइजिंग करने के लिए आते हैं एग्ज़ामिनर, उनको आप बताएंगे कि इन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फोर्थ नंबर कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज में दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन दिया गया तो उसमें 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ने होंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस का पेज जो होता है फर्स्ट में, उसको आपको बिल्कुल ही प्रॉपरली पढ़ना है। 5 नंबर में ये बताया जा रहा है कि आपको उतने ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जितने की क्वेश्चन पेपर में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है। मतलब इसीलिए पहले बताया गया था कि फर्स्ट पेज के इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ेंगे तो जितने आंसर आपको देने के लिए कहा गया है उतने ही आंसर देने हैं, एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। 6 नंबर कहता है कि आपको अपनी यूनिक आईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा स्कूल से और इंडेक्स नंबर, उसको आपको अपने सब्जेक्ट के टॉप शीट यानी कि जो मेन आंसर बुकलेट होता है वहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ आप अगर एडिशनल शीट लेते हैं वहाँ पे भी आपको यूनिक आईडी मेंशन करना होगा। प्लस अगर आप कोई लूज़ मैप्स लेते हैं, ग्राफ्स लेते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए मैप बनाना हो गया या फिर मैथ्स का हुआ, तो अगर आपको ग्राफ की ज़रूरत हो गई तो आप उस पर भी अपना यूनिक आईडी नंबर ज़रूर लिखेंगे।
7 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक बच्चों के लिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप आंसर शीट में जो लिख रहे हैं वो या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन से हो। आप दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेडिंग के लिए और आंसर के लिए अलग अलग, बट याद रखिएगा और दूसरे कलर का पेन नहीं चलेगा, केवल ब्लू और ब्लैक ही आपको इस्तेमाल करने हैं। 8 नंबर में बताया गया है कि आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगी ना, वहाँ पे एक कॉलम होता है सिग्नेचर करने का, तो उस पर आपको प्रॉपरली सिग्नेचर करना है और आपको ना वहाँ पे स्क्रबल नहीं करना है, कहीं पे आप घिसेंगे नहीं। कभी कभी होता है ना, नहीं आ रहा है आंसर तो हाँ भाई टाइम पास करने के लिए डिज़ाइन बनाने लग जाते हैं, ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लास का एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो आपको पेपर गंदा नहीं करना है और जो चीज़ जहाँ के लिए दिया गया है, जैसे कि आपका सिग्नेचर जिस बॉक्स में होगा, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे बताई जाएंगी। और अगर आप पहले से इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा कि हाँ मैम ने बताया हुआ था कि क्या करना है। तो याद रखिएगा सिग्नेचर आपको अपने सिग्नेचर वाले बॉक्स में ही करना है और कहीं पे भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन या फिर डिज़ाइन नहीं बनाना है। 9 नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बुकलेट के दोनों साइड में लिखना है, यानी कि पहले फर्स्ट साइड आप कंप्लीट करोगे, फिर उसके बैक में आप लिखोगे एंड यहाँ पे दोनों साइड में आपको मार्जिन छोड़ना है, राइट। दोनों साइड में आपको मार्जिन छोड़ना है, तो प्रॉपरली हैंड राइटिंग बना करके लिखिएगा एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर के बाद में एक लाइन छोड़ना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, उसके बाद में उसका आंसर कंप्लीट करोगे एंड उसके बाद में जब सेकंड शुरू करोगे ना, उससे पहले एक लाइन छोड़ देना है। तो इसी तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, हर एक आंसर के बाद में एक लाइन छोड़ना है, तब जाके दूसरा आंसर लिखना है। 10 नंबर में वही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो प्रॉपरली लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है लेफ्ट हैंड मार्जिन में ही आपको प्रॉपर लिखना है। हर एक आंसर का जो नंबर है वो प्रॉपरली आपको लिखना है। और यहाँ पे बोल्ड लेटर में बताया जा रहा है कि भाई आप अपने से नंबर ना दें, बी केयरफुल, सेम सिस्टम नंबर फॉलो करना है। मान लीजिए वहाँ पे रोमन दिया गया है तो आपको रोमन फॉलो करना है, तो सेम सिस्टम नंबरिंग फॉलो कीजिएगा और अच्छे से आंसर लिखिएगा। 11 नंबर में फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रही हूँ कि यहाँ पे बोला गया लीव अ लाइन आफ्टर आंसरिंग ईच क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद में एक लाइन छोड़िएगा, तभी आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। कंटिन्यूअसली लिखते मत जाइएगा, वरना ये ज़्यादा मतलब एक में लगा हुआ सटा हुआ मिलेगा तो ऐसा लगेगा कौन से क्वेश्चन का आंसर है कौन से क्वेश्चन का नहीं। तो अगर आप बीच में लाइन छोड़ देंगे ना तो प्रॉपर गैपिंग हो जाएगी और क्लियरली दिखेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये अच्छा होता है। 12 नंबर में कहा जा रहा है फिर से एक बार कि आपको अपनी स्पेलिंग्स वगैरह, हैंड राइटिंग वगैरह को प्रॉपरली रखनी है और आपको यूज़ करना है कौन सा पेन, ब्लू या फिर ब्लैक पेन। आपको पेंसिल इस्तेमाल करना है, लेकिन तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको डायग्राम्स बनाना हो या फिर कोई मैथमेटिकल ड्राइंग्स वगैरह बनानी हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ हो, तभी आपको पेंसिल यूज़ करना है। अदरवाइज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन ही काम में आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेने के लिए नहीं दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है मैप की, तो आप अपने सुपरवाइजिंग एग्जामिनर को बताएंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। अगर आपका एग्जामिनेशन 11 बजे शुरू हो रहा है तो आपको ना 15 मिनट पहले ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप 15 मिनट तक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, केवल 15 मिनट आपको क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट आपका 11 बजे ही होगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टोटल 13 इन्फॉर्मेशन है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, वो ये कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना, हाँ मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्वेश्चंस हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपर नंबर और सब नंबर या फिर जो नंबर सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे क्वेश्चन पे, वो फॉलो करके लिखेंगे तो आपको कोई सा भी क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तो पहले से ही उनके पास होता है ना, आपको क्वेश्चन कॉपी में फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल क्वेश्चन लिख करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है।
अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड पेज में। तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूएशन ही मिलते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। 14 नंबर में आपको बोला गया है कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। पॉइंट 15 में बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। अगर आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि आपका बुकलेट जब तक ख़त्म ना हो, यानी कि जो फर्स्ट में दिया गया है उसमें हर एक पेज जब तक भरा हुआ ना हो तब तक आपको एडिशनल बुकलेट इशू नहीं किया जाएगा। फर्स्ट बुकलेट में इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं ना कि आपको मतलब एडिशनल की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, बट फॉर्चुनेटली अगर आपका वो फर्स्ट वाला बुकलेट पूरा का पूरा भर जाता है तो आपको एडिशनल सीट इशू किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाले बुकलेट यानी कि आगे पीछे जो भी वहाँ पे है पेजेस वो सारे के सारे फिल होने चाहिए, तभी आपको एडिशनल कंटिन्यूएशन बुकलेट इशू किया जाएगा। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि आपको सारे बुकलेट्स, अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ली हुई हैं तो वो आपको मेन बुकलेट के साथ में अटैच करके देना है। फिर आपने उसको यूज़ किया है या फिर ना किया है, आपने एक ही लाइन क्यों ना लिखा हो, दो ही लाइन क्यों ना लिखा हो, लेकिन आपको वो जो एडिशनल आपने बुकलेट लिया है ना वो आपको अटैच करना पड़ेगा मेन आंसर बुकलेट के साथ में। 18 पॉइंट में कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए कुछ रफ वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपको उसी बुकलेट्स पे ही करना है। आप एक कॉलम बना सकते हो रफ वर्क का और उसी में आप उसको करोगे, राइट। और उस रफ वर्क को भी आपको अटैच ही करना है, आपको एक्स्ट्रा से पेजेस बिल्कुल नहीं लेके जाने हैं, आपको रफ वर्क भी उसी पेज में करना है। पॉइंट नंबर 19 जो कि लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करके बताया जा रहा है कि आपने जितनी भी चीज़ें ली हुई हैं, फिर चाहे वो मेन बुकलेट हो गया या फिर आप कंटिन्यूएशन बुकलेट लेकर के आते हैं, ग्राफ लेते हैं, मैप लेते हैं, उन सारे के ऊपर में ना आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UID नंबर लिखा होना चाहिए, राइट। आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक शीट में लिखा होना चाहिए, यानी कि हर एक पेज में नहीं कह रही हूँ, हर एक शीट, यानी कि जो मेन आंसर बुकलेट है उसमें भी, आप अगर कंटिन्यूएशन बुकलेट लेते हैं उसके हेड में भी लिख दीजिएगा, आप कोई ग्राफ लेते हैं उसके ऊपर भी लिखिएगा, कोई मैप लेते हैं उसके ऊपर भी लिखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस के हिसाब से उनको अरेंज करना है और सबसे मेन आंसर बुकलेट सबसे ऊपर होगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के हिसाब से आप सारे ग्राफ मैप लगाएंगे और एक में ही उसको टाई कर देना है। तो ये थे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आपके 1 से लेकर के पूरे 19 पॉइंट तक दिए गए हैं। अब आता है सबसे मेन चीज़। इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरह से मतलब काम करना है, किस तरह से आप वहाँ पे एग्ज़ाम लिखोगे, क्या क्या आप चीज़ों को ध्यान में रखोगे। अब बात करेंगे कि भाई अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, यानी कि यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, अगर आप कुछ मिस्टेक करते, मिसबिहेव कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम पॉइंट के हिसाब से समझा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट जो एग्ज़ाम लिख रहा है, ऐसा पता चले कि उसका कहीं पे सेटिंग है, यानी कि एग्जामिनेशन कमेटी से सेटिंग है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर से सेटिंग है, उसको कहीं ना कहीं से आंसर बताया जा रहा है या फिर वो कुछ जुगाड़ कर करके आया है, अगर इस बात का पता चल जाता है प्रूफ के साथ में, तो फिर उस बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, और उस साल के लिए उस बच्चे को एग्जामिनेशन लिखने नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट्स है, तो मैं सारा आपको एक में समराइज़ करके बता देती हूँ कि यहाँ बोला क्या जा रहा है। मान लीजिए आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और उसका प्रूफ है उनके पास में, यानी कि जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर एंड जो ड्यूटी में लगे हुए उनके पास में अगर प्रूफ है, तो उनको ये हक है कि वो आपके पेपर में उसको अटैच करके आपके मार्क्स कम कर दे। आपको पता ही होगा कि आप ऐसे नॉर्मल एग्जामिनेशन जो लिखते हैं, टर्म एग्जामिनेशन, उसमें अगर चीटिंग पकड़े जाते हो तो किस तरह से काम होता है, उसी तरह से सेम है। उनको हक है कि वो आपका रिपोर्ट, मान लीजिए आप कोई चिट लेकर के जाते हैं तो वो प्रॉपरली आपके आंसर शीट में अटैच होकर के जाएगा एंड वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनको इतना हक दिया गया है। फिर आपको समझ में आएगा अगर आपकी गलती है और ये प्रूफ हो जा रहा है, तो फिर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि आपका वो साल जो है वो बर्बाद होने वाला है, क्योंकि उसके बाद में आपका रिजल्ट जो है वो सारा रोक दिया जाएगा।
और स्कूल की बेइज्जती होगी वो तो अलग से। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं करना है और ना ही बदमाशी करनी है, क्योंकि आप जो है एक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर आप करते हैं वो तो सीधे आपके स्कूल को इफेक्ट करेगा। तो आप बिल्कुल प्रॉपरली मैनर्ड वे में एग्ज़ाम लिखिएगा, किसी भी प्रकार का चिट या फिर पेपर लेकर के मत जाइएगा। प्रॉपरली आप तैयारी करके जाइए, हर एक चीज़ आपको टीचर्स पढ़ाते ही हैं, तो प्रॉपरली तैयारी करके जाइए। और एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिससे आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सो पॉइंट 2 में 1 to 5 तक जो थे वो सारे यही चीज़ थे कि उनके पास हक होता है कि आपके पेपर को वो ले सके एंड फिर कंप्लेन करके आपके रिज़ल्ट को कैंसिल करवा सके। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट 3 की ओर। ये आपको बिल्कुल अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि किसी में ना बिल्कुल चुल मची होती है कि अरे ये आंसर मुझको आ रहा है, फटाफट लिख देती हूँ। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। पॉइंट 3 को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 3 में ये कहा जा रहा है कि आपको जो 15 मिनट्स मिले हैं रीडिंग करने के लिए, उसमें अगर आप लिखना चालू कर देते हैं तो वो भी वॉयलेशन आता है। साथ ही साथ अगर आप आंसर शीट को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेके जाते हैं, राइट, आपने ऐसा किया कि कुछ आंसर शीट आपने एक्सचेंज कर दिया वहाँ पे चीटिंग करने के लिए, और उसको कुछ आंसर शीट को जो है आप वहाँ से फाड़ करके या फिर निकाल करके बाहर ले जा रहे हो, तो भी वो वॉयलेशन में आ जाएंगे। और फिर वैसे ही सिचुएशन में आपका जो आंसर शीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि उस साल के लिए आपको टर्मिनेट कर दिया जाए और वो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। एक और पॉइंट है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन कमेटी को ये पता चल जाता है कि आपकी कॉपी और दूसरे बच्चे की कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि आपने किसी का छाप लिया है, मतलब चोरी कर ली है एज इट इज, तो भी आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं जो आपको खुद से बना के लिखने होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप से हर एक बच्चे की कॉपी अलग ही होगी, कुछ ना कुछ तो अलग ही होगा। लेकिन अगर आपकी कॉपी आपके बेंच वाले से या फिर किसी से भी सेम टू सेम, आगे पीछे आपके जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उनसे सेम टू सेम मैच कर जा रही है, और अगर ये शक हो गया एग्जामिनर कमेटी को, तो वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं, एंड आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो सकता है, एंड आपका पूरा रिजल्ट ही कैंसिल हो सकता है, यानी कि आपका वो साल बर्बाद हो सकता है। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सच है, रियल है। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे नंबर 5 और 6 में क्या बोला जा रहा है दोनों में बता देती हूँ एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी सुन करके बोर हो जाओगे, तो मैं फटाफट बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई भी सेटिंग मतलब लगा हुआ है एग्जामिनर के साथ में, या फिर आप बदतमीजी कर रहे हो एग्जामिनर के साथ में जो भी वहाँ एग्ज़ाम लेने के लिए आए हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा ही बोल रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, अगर उनको किसी भी बात का बुरा लग गया ना बेटे, तो फिर समझ लीजिए कि आपका सारा का सारा रिजल्ट कैंसिल कर देंगे वो। इतना पावर उनके पास होता है। तो किसी भी प्रकार का मिसबिहेव आपको उनके साथ नहीं करना है। उनके क्या, किन्हीं के साथ भी आपको वैसे नहीं करना चाहिए, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा और केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप अपने आप को एकदम गुड बॉय गुड गर्ल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी भी प्रकार का मिसबिहेव मत कीजिएगा, क्योंकि उनके हाथ में आपका एक साल बर्बाद करने की शक्ति है। 7 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेना है, ये मैंने बताया। और साथ में आप किसी भी प्रकार के नोटबुक हो गए, पेपर हो गए, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वायरलेस डिवाइसेस बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको स्केल वगैरह यूज़ करना है तो वो प्रॉपरली नॉर्मल जो होते हैं वो ही आप ले जा सकते हैं, उसको अंदर ले जाने की परमिशन है। बट इलेक्ट्रॉनिक सामान और एडवांस टाइप के जो मशीन्स होते हैं या फिर रूलर, इरेजर वो होते हैं, वो बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का वेपन नहीं लेके जाना है। वेपन इन द सेंस आप सीजर लेके गए, छोटा चाकू लेके गए, नेल कटर लेके गए, ये सब एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप बैठ के नेल काटो, है ना। आपके पसीना खुद छूट रहे होंगे क्वेश्चन पेपर देख करके, डर समाया हुआ रहता है। तो वेपन्स भी अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको वेपन लेकर के नहीं जाना है। और इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जो चीज़ यहाँ नहीं बोला गया है करने के लिए वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपका सारा का सारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 8 में, उसको मैं बताना चाहूँगी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जो किसी और के बदले एग्ज़ाम लिखने गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जो किसी और के बदले एग्जामिनेशन दिया गया है और ये प्रूफ हो जाता है, तो भाई वो सीधे पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको सीधे भेज दिया जाएगा जेल। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी के बदले एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको खुद से लिखना है, किसी को भेजना नहीं है। अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसे सीधे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपका एक एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, मतलब आपने सारे एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे से लिखा है, आप सोच रहे लास्ट एग्जामिनेशन में थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, बाबू मत करना। लास्ट एग्जामिनेशन में भी मस्ती के चक्कर में बहुत कुछ हो सकता है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं नंबर 2 में, 9 के 2 में, कि अगर एक भी सब्जेक्ट में आपको मिसबिहेव करते हुए पकड़ा गया, आपका पूरा का पूरा रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका सेकंड एग्जाम चल रहा है, थर्ड एग्जाम चल रहा है, बाकी और 5-6 बचे हुए, उसी में अगर आप पकड़े गए बदमाशी करते हुए ना, तो बाकी के पेपर्स आपको लिखने ही नहीं दिया जाएगा। आपको ऑन द स्पॉट, यानी कि मान लीजिए आपका सेकंड डे इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आपसे कुछ बदतमीजी हो गई, आपने चीटिंग कर लिया, कुछ हुआ, तो आपको उस पेपर को लिखने से रोक दिया जाएगा। तो आप मत ये सोचिए कि भाई वही पेपर रुका है ना, बाकी का लिख लूँगा, ना बाबू, वो जो है ना, वो उसके बाद के जितने पेपर्स है उसमें से कुछ भी आप नहीं लिख पाओगे, उसके बाद समझिए आपको टर्मिनेट कर दिया गया है इस साल के लिए, आप एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाओगे, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे नंबर 10 पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी ऑफ CISC वो आपको पुलिस के हवाले कर सकती है। जितने भी रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप बहस करने बैठ गए ना कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई आप जाओगे जेल। तो इस बात का ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कि आपके क्लास के टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स नहीं होते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन लिखवाने के लिए, दूसरे टीचर्स, दूसरे स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगती है। ठीक है। तो अपने टीचर्स को तो एंट्री है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बिल्कुल भी उनसे मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। जो भी मदद लेनी है आप अपने क्लास आवर में ही ले लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर कहीं से ऐसा लगता है कि स्कूल के स्टाफ अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं, तो फिर आपके स्कूल का ही सारा का सारा रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में अपने स्कूल के टीचर से मदद आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो होंगे ही नहीं वहाँ पे। बट कहीं भी कभी भी ऐसा प्रूफ हो जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो फिर सारा का सारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, वो आपको जानना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनेशन हो जाता है एंड देन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आपका आंसर स्क्रिप्ट जाता कहाँ है, राइट। तो आपका आंसर स्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो किसी को भी दिया नहीं जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आपका मतलब रिज़ल्ट आउट हो गया, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपका जो भी आंसर शीट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसे रखा नहीं जाता है, ताकि ये पता ना चले कि हाँ भाई पिछले साल क्या आया था। आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं नेट से, लेकिन किसी भी बच्चे का आंसर स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इधर तो सारी बातें हो गई रूल्स रेगुलेशन की एंड हाउ टू बिहेव इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन आपने लिख लिया है, आंसर्स आपका आउट हो गया है, हालांकि काफ़ी देर है, बट मैं अभी ही बता देती हूँ क्योंकि कंटिन्यूएशन चल रहा है और इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी अगर आपका रिज़ल्ट आउट हो गया है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद भी होता है प्रोसेस। ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट आउट हो गया, पास हो गया, ये उसके बाद भी प्रोसेस होता है भाई। तो देख लो, ध्यान से सुन लो क्या करना होता है। तो रीचेक रिक्वेस्ट होता है एक, यानी कि आपका आंसर रिलीज़ हो गया, आप पास हो, आपके पेपर्स के नंबर आपको मिल गया, बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा या फिर आप फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो एक रीचेक का ऑप्शन आता है। तो जो कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट से,
तो उनको क्या यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है वो देखिएगा। तो जो बच्चे अपने पेपर चेकिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है कि नहीं मैंने तो ज़्यादा लिखा था, फिर मेरे को इतना कम मार्क्स कैसे आया या फिर मैं फेल कैसे हो गया, तो उनको रीचेकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आपको जैसे रिज़ल्ट आउट होगा ना, उसी से 1-2 दिन या 4 दिन तक में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आपको स्कूल जाके पता करना पड़ेगा कि रीचेकिंग का ऑप्शन आया है या नहीं, तो आप रीचेक करवा सकते हो। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, अगर आप फेल हो गए या फिर कम मार्क्स आया है, तो आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा फीस लगता है। तो फीस कितना लगता है ये प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है, बट जब आप देंगे उस समय स्कूल आपको बताएंगे कि कितना फीस लगेगा। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा कि रीचेकिंग के लिए अगर आप दे रहे हैं तो रीचेक क्या क्या हो सकता है उसमें, है ना। तो रीचेक करने का भी पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है मेरे सारे मार्क्स काउंट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आप रीचेकिंग दे सकते हैं। ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिले हैं कि नहीं वो चेक करवाना है, उसके लिए दे सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि टोटली में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने आंसर सही लिखा हुआ था तो गलत हो गया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने लिखा था, इतना कम मार्क्स कैसे आया, आपको पेजेस कम लगे, मैंने जमा किया था एडिशनल सीट के साथ में, लेकिन एडिशनल सीट नहीं मिल रहा है, केवल मेन पेपर का नंबर मिला। तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप चेकिंग के लिए दे सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि फर्स्ट पेज में मेंशन करना है कि आपने कितने शीट्स वगैरह लिए हुए हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा, तभी आपका रीचेकिंग भी वैल्यूएबल होगा, अदरवाइज़ वो भी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा। और रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है वो आपको कब मिलेगा, वो आपको सारी चीज़ें स्कूल में पता चल जाएंगी जब आप रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए जाओगे तब। अब मान लीजिए आपका पेपर रीचेकिंग हो गया है लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है रीवैल्यूएशन का। आप रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा चलिए जानते हैं। और रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि अगर आपने रीचेकिंग करवाई, जैसे कि मैंने बताया रीचेकिंग में क्या क्या चेक होगा, कि आपका सारे क्वेश्चंस के मार्क्स मिले हैं या नहीं वो चेक होगा, आपका कोई एडिशनल सीट मिसिंग तो नहीं है वो चेक होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस के आंसर लाइन बाय लाइन चेक नहीं होंगे, बट अगर रीवैल्यूएशन की बात करें ना तो उसमें आपका पेपर पूरी तरह से चेक होगा। तो अगर आपको रीवैल्यूएशन करवाना है तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग खुद से आप जो CISE की वेबसाइट है वहाँ से करवा सकते हैं, अदरवाइज आप स्कूल आ सकते हैं, स्कूल आपके लिए अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली रीवैल्यूएशन में आपका पूरा पेपर फिर से चेक होगा, हर एक लाइन हर एक आंसर फिर से चेक होता है, जो कि रीचेकिंग में पॉसिबल नहीं है। रीचेकिंग में थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, केवल कितना स्क्रिप्ट आपने लिया है, सारे स्क्रिप्ट बच्चों का है या नहीं, सारे क्वेश्चंस के मार्किंग दिए गए हैं या नहीं, टोटलिंग सही से किए गए हैं कि नहीं, वही चेक होगा। लेकिन रीवैल्यूएशन में पूरा आंसर, आपका हर एक आंसर लाइन बाय लाइन फिर से चेक किया जाएगा। और रीवैल्यूएशन के बाद में आपका मार्क्स या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपने जैसा लिखा होगा वैसा मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन के बाद में फाइनल मार्क्स जो होता है वही आपको प्रॉपर फाइनल हो जाएगा, फिर चाहे वो घट के मिले या बढ़ के मिले। हो सकता है रीवैल्यूएशन में कि कुछ मार्क्स और घट जाए, और रीवैल्यूएशन में ये भी हो सकता है कि कुछ मार्क्स और बढ़ जाए, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का जो मार्क्स होगा वो फाइनल मार्क्स होगा। और एक चीज़ बता देती हूँ कि रीवैल्यूएशन का जो चार्जेस है वो भी लगता है और वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल होता है। अब हम लोग आ गए सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब भाई होता क्या है चलिए एक्सप्लेन करती हूँ। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको अपने मार्क्स पसंद ही नहीं आ रहा, उसने रीचेकिंग करवा लिया, रीवैल्यूएशन करवा लिया, फिर भी उसको अपने मार्क्स पसंद नहीं आ रहा, उसको अपना परसेंट पसंद नहीं आ रहा है, किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाने से उसका परसेंटेज जो है वो कम हो गया है। तो वैसे बच्चे करवा सकते हैं भाई अपना इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, ये भी सुविधा है आपके लिए। कितना सुविधा मिल रहा है यहाँ पे, ओ माय गॉड। देख सकते हैं आपको रीचेकिंग के ऑप्शन मिल रहा है, आपको रीवैल्यूएशन का ऑप्शन मिल रहा है, एंड इवन आपको इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटीज़ में दिए गए हैं कि मतलब सारे कैंडिडेट्स यानी कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, वो सारे भर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सारी की सारी फीस लगेंगी,
कुछ भी चीज़ यहाँ फ्री नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ यहाँ फ्री नहीं है मेरे बच्चों। सारी की सारी चीज़ों की फ़ीस लगेंगी, कितनी लगेंगी वो अभी नहीं पता, बट टाइम आने पे आपको बता दिया जाएगा जिस तरह से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सारे बच्चे, जैसे कि मैंने बोला, सारे बच्चे जो आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, वो सारे के सारे इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और 4 प्रकार के पॉइंट्स दिए गए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। दिस विल इंक्लूड कैंडिडेट्स विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। तो नीचे जो रिजल्ट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 में है PCA, जिसका मतलब होता है पास सर्टिफिकेट अवार्ड, ये सारे मिलेंगे बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे फिर मिल रहा है PCNA यानी कि पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड। यहाँ पे मिलेगा SPCA यानी कि सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड। और 4th नंबर में SPCNA यानी कि सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड। ये सारी चीज़ें आपको ना कब देखने के लिए मिलेंगी, जब रिजल्ट आउट होता है ना, उस समय मिलता है देखने के लिए। आपको एक मास्टर शीट मिलता है, वहाँ पे इसी तरह से लिखा रहता है। अगर PCA है आपके नाम के आगे यानी कि आप पूरे सब्जेक्ट में पास है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नंबर 2 आपके नाम के आगे PCNA लगा हुआ है यानी कि आप किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब 3rd नंबर में है SPCA। अगर आपके नाम के आगे SPCA लिखा हुआ आता है यानी कि आपने सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपने सप्लीमेंट्री दिया था उसके लिए मिल रहा है। अगर आपको आपके नाम के आगे SPCNA मिलता है तो यानी कि आपने सप्लीमेंट्री भी दिया हो तो भी आप पास नहीं हो पाए हैं। तो ये जो है ये कोड बोल सकते हैं इनको, PCA, PCNA, SPCA और SPCNA, ये कोड होते हैं जो कि हर बच्चे के रिज़ल्ट उसके मार्क्स के साथ में मिलते हैं, ताकि समझने में आसानी हो कि भाई कौन पूरी तरह से पास है, कौन पास नहीं है, किसने सप्लीमेंट्री से पास किया है, किसने सप्लीमेंट्री देने के बाद भी पास नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको एक चार्ट में देखने के लिए मिल जाती है। जब रिजल्ट आएगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको बस कमेंट में बताना है कि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए या नहीं, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। वो तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए बच्चों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कंटिन्यूएशन चाहिए, इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब इंपॉर्टेंट लग रही है, तो भी बताइएगा, इस तरह की वीडियो और भी आएगी। एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, एलिजिबिलिटी में अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट थे और उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आप एब्सेंट हो जाते तो उस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाइएगा। आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं जिसमें आप प्रेजेंट थे, आपका कम मार्क्स आया हो, उसी का दे पाएंगे, आप एब्सेंट वाले का नहीं दे पाएंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में पॉइंट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नोटिस दिया गया है कि आप कितने सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया कि आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट में भी यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 में। आप प्रॉपरली इसे पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा और शॉर्ट करना चाह रही हूँ, इसलिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नहीं बता रही हूँ। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो 2 सब्जेक्ट के लिए आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात करें तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट वर्क देने का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने पहले प्रोजेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इस टाइम प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का भी मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्रॉपरली मेंशन है, आप देख सकते हैं नंबर 3 में। तो जैसा कि मैंने बताया प्रोजेक्ट वर्क में कि अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो उसी का मार्क्स आ जाएगा, आपको केवल थ्योरी लिखनी होगी। बट मान लीजिए आप प्रोजेक्ट में एब्सेंट थे तो घबराइए नहीं, आप प्रोजेक्ट लिख करके प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं, उसका भी मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप एब्सेंट थे तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है प्रोजेक्ट के मार्क्स को उठाने का भी। यहाँ पे आपको 4th नंबर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो स्कूल आपके लिए फिलअप कर देगा। और रजिस्टर करने के लिए सारे कैंडिडेट को कौन से महीने का समय मिल रहा है, तो जून और जुलाई का महीना जो होता है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए होता है, तो उस समय आप फिलअप आसानी से कर पाएंगे। कुछ नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। अगर मान लीजिए आपने सारी चीज़ें करा ली, सारे तिकड़मबाजी लगा ली है एंड
2025 के ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है ICSE एग्जामिनेशन में भाग लेने का मौका मिलता है 2026। ठीक है, 2026 में आप भाग ले सकते हैं, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन में आप 2 साल के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। तो वैसे बच्चे जो 2025 में फेल हो जाएंगे वो 2026 में भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 2025 में मैं एक सब्जेक्ट में फेल था तो 2026 में मैं एक ही सब्जेक्ट लिखूंगा और पास हो जाऊंगी। ना मेरे बच्चे, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। 2025 में अगर आप फेल हो गए हैं तो 2026 में आपको सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम फिर से लिखने होंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप पास होंगे। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं वो सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। वैसे बच्चे जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको अगर फिर से एग्जामिनेशन देना है 2026 में तो उनकी एंट्री जो है वो अगस्त और सितंबर महीने में हो जाती है, तो उनको ध्यान रखना है। कोई बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उनको 2026 में फिर से एग्जामिनेशन देना होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि अगस्त और सितंबर के महीने में आपका जो रीअपेयरिंग का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन सारा ख़त्म कर लिया है और इसके बाद लास्ट में मिलता है आपको अपना टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल आपको स्कूल ने प्रोवाइड किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो किस तरह से डाउनलोड करना है ये मैंने वीडियो के सबसे शुरुआत में ही बता दिया था। तो यहाँ पे सारा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से सब चीज़ मिल जाता है। अगर इसमें कुछ भी परेशानी आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे कुछ नोट का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने पहले भी बताया है। चलिए लास्ट टाइम मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर आपका 11 बजे एग्ज़ाम शुरू होना है तो ये आपको 10:45 में क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। जब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें आपको क्वेश्चंस को केवल पढ़ना है, आप लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल 30 मिनट पहले ही एंटर कर जाना है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, ये पूरा सर्कुलर है, वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं से भी आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए काम की है, तो फिर ज़रूर से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे शेयर कर दीजिए उन सारे बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए जो ICSE बोर्ड लिखना चाह रहे हैं और इस साल 2025 में वो लिख रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई करें और सबके सब पास हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।